जी देखिए, चिराग पासवान की हमेशा से ये नीति रही है कि वो ख़ास तौर पर दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर के, ख़ास तौर पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो उनके साथ जुड़ते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में पासवान समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, उसके बाद लाठीचार्ज का मामला सामने आया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण के बाद, तो आपने देखा होगा कि खुले तौर पर चिराग पासवान कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है? और आरक्षण का मुद्दा क्या बीजेपी का वोट बैंक कमजोर कर देगा? और सबसे बड़ी और अहम बात जो ये है, हम ये देख रहे हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन जो कर रही है सरकार, इससे बड़े बड़े मौलाना नाराज हैं, बड़े बड़े जो मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं वो नाराज हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सरकार संशोधन तो कर रही है, सरकार कानून तो लेकर आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या बीजेपी वही गलतियां फिर से दोहरा रही है जो गलतियां इन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों से पहले की? पहली गलती 400 पार का नारा, जिस तरीके से बुलंद सरकार ने 400 पार की बात कही, हमने देखा कि इसका बहुत बुरा असर पड़ा। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान को बदल देंगे, ये तमाम बातें जब सरकार ने की तो जनता पर असर पड़ा और जनता इस बात को समझ गई कि सरकार 400 पार हो गई तो देश में तमाम कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार 400 पार नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर कहा गया संविधान बदलेंगे तो संविधान बदलने की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर जो फैसला आया, ये फैसला बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को मंजूर नहीं है, ये फैसला विपक्षी पार्टियों को मंजूर नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। क्यों? क्या वो इस बात से सहमत हैं कि जो कोर्ट का फैसला आया है वो ठीक है? और इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, डिबेट भी चल रही है, वो है वक्फ बोर्ड में संशोधन करना। क्या ज़रूरत आन पड़ी है? वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो जमीन इनलीगल है, आपने वो जमीन जबरदस्ती छीनी है, आपके पास उसका ब्यौरा नहीं है, अब आपको उस जमीन का ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके अलावा शक्तियां वक्फ बोर्ड की कम कर दी जा रही हैं। तो क्या मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जहां दो बड़े मुद्दे तो हैं, इसके साथ वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। आरक्षण में दलितों का वोट बैंक है तो वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का वोट बैंक दिखता नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सिराज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिराज, एक बहुत गंभीर मसला जो है वो आरक्षण को लेकर भी है और मसला जो है वो अगर बात करें तो संशोधन जो वक्फ बोर्ड में किया जा रहा है वो क्या, मैं चिराग पासवान का जिक्र कर लेता हूँ। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी हैं, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो हनुमान है वो चिराग पासवान है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। लेकिन बिहार में अगर बात करूं तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जितनी अगर तादाद में बात करूं दलित समाज के लोगों की, उतनी ही मुसलमान समुदाय के लोगों की और हाल ही में मुस्लिमों के एक बड़े चेहरे जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो जेडीयू है और उन्हें और इसके अलावा टीडीपी, ये दोनों पार्टियां जिनको वोट मिल रहा है मुसलमानों का, लेकिन अगर वो सरकार से इस मामले में बात नहीं करती, जो संशोधन इसमें हो रहा है वो वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा। तो क्या अगर मैं कहूं तो बिहार में चिराग पासवान जो लगातार दलितों का बात उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान के बढ़ते कदम क्या बीजेपी के लिए खतरा मोल खड़ा कर देंगे? जी देखिए, चिराग पासवान की हमेशा से ये नीति रही है कि वो ख़ास तौर पर दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर के, ख़ास तौर पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो उनके साथ जुड़ते हैं और उनको साथ लेकर चलते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में पासवान समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, उसके बाद लाठीचार्ज का मामला सामने आया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण के बाद, तो आपने देखा होगा कि खुले तौर पर चिराग पासवान कहते हैं कि जब तक समाज में
जो छुआछूत वाली परंपराएं हैं, जब तक कि भेदभाव का सामना जो दलित समुदाय है उसको करना पड़ेगा, तब तक इन तरह के फैसले को कहीं ना कहीं वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। और खुले तौर पर उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया, आपको याद होगा कि बीते दिनों योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट का जो है एक फरमान जारी किया था। उसके खिलाफ में कहीं ना कहीं चिराग पासवान नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है। जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को एनडीए में रहकर भी वो तमाम कह सकते हैं नीतियों पर खड़ा उतरना काफी मुश्किल होता जा रहा है। खासतौर पर देखिए कि चिराग पासवान कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर जो है कहीं ना कहीं अपनी चुनावी रणनीति करेंगे। उनकी एक अलग पहचान है। देखिए, दलितों की राजनीति करते हैं, लेकिन पासवान समाज के लोगों को या फिर आरक्षण का जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसको लेकर के आवाज उठाना, उसके बाद से देखा गया कि मुस्लिम समाज के पक्ष में जो कांवड़ यात्रा था उसको लेकर के उठाना, या फिर जी सिराज अपनी बात आगे रखिएगा। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि चुनाव जो है वो कई राज्यों में होने वाले हैं, तो जो फैसले हो रहे हैं या जो बदलाव हो रहे हैं, इसका चुनावों पर क्या असर पड़ रहा है, वोट बैंक पर क्या असर पड़ रहा है, और कितना नुकसान अब भारतीय जनता पार्टी को पहले के मुकाबले और होगा वोट बैंक में, और विपक्ष को कितना फायदा होगा? जी देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले की अगर समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा आत्मविश्वास था कि जिस तरीके से राम मंदिर या तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं जिस पर सियासत देखने को मिलती है और एक हिंदुत्व वाली छवि, उससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन जमीनी तौर पर इसका कुछ फायदा हुआ नहीं। हम सब ने देखा 300 पार भी एनडीए पूरे मिलाकर जो है पार नहीं कर पाती। और जाहिर सी बात है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले इन तमाम तरह के मुद्दों पर दांव पेच करके शायद फायदा मिल जाए। और खासतौर पर देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है, और बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमाम राज्य हैं जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होने। तो उसका जो कह सकते हैं उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से ही कर रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं प्रभाव जो है, यूं कहें कि आरएसएस का प्रभाव भी भारतीय जनता पार्टी पर रहता है। संघ और बीजेपी का जो एक गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा महत्व रखता है चुनावी लिहाज से। तो इसको ध्यान में देखते हुए आप देखिए कि टीडीपी जो है, या फिर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की जेडीयू का जो निर्माण है वो सेकुलर के नाम से ही हुआ था। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की हमेशा से राजनीति रही है कि वो मुस्लिमों को साथ लेकर चलते हैं। और जाहिर सी बात है, टीडीपी का आप घोषणा पत्र देखेंगे जब लोकसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी थे, तो उसमें मुस्लिमों को लेकर के तमाम वादे किए गए थे, चाहे वो ईदगाह के निर्माण की बात हो, कब्रिस्तान की बात हो, मौलानाओं की सैलरी की बात हो। तो उनको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि जो है ये इनका क्या रुख रहेगा, क्या ये एनडीए के खिलाफ या यूं कहें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं तेवर दिखाते हुए नजर आएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? आरक्षण का मुद्दा क्या वोट बैंक पर असर डालेगा, और अगर वोट बैंक पर असर डालता है तो क्या बीजेपी के लिए वाकई मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी? लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अगर बीजेपी के जो फैसले हैं उनसे खुश नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में ये जो चिंगारी है ये ज्वालामुखी बनकर विस्फोट कर सकती है, जिसका बड़ा नुकसान केवल बीजेपी को वोट बैंक के लिहाज से होगा, क्योंकि बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से ले लिया है बीजेपी ने। अब ये तय करना है कि क्या वाकई आने वाले वक्त में भी ये जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ रहेंगे, या बीजेपी का अपना वोटर भी विपक्ष के साथ चला जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।